अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसमें से नाम है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग जानते हैं कि उसमें जो बिहेवियर लैटिस जो बनते हैं उसमें जो हमारे अरेंजमेंट होते हैं टर्म्स के वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम सिंपल क्यूबिक और सेल सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड हम बोलते हैं नेक्स्ट में क्या बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम क्यूबिक यूनिट सेल पे चलते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल, हमें क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बिल्कुल पता है कि क्यूबिक में हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर होता है, जिसको हम लोग अभी देखा था लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होता है। उसके एंगल की बात करते हैं अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री एंगल लेकर के चलते हैं। अब हम बात करें तो वो सब बिल्कुल पता है क्यूबिक यूनिट सेल में। और क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है वो 3 तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, 3 फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले को बोलते हैं सिंपल या प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इसको नहीं दे रहा होगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट में बोलते हैं सिंपल और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसको सिंपल में हम क्या बोलते हैं? एससीसी। एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट या एससी भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस तरीका से इसको लिखते हैं। फिर सेकेंड में हमारा जो होता है जिसको हम बोलते हैं हम क्या फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इसको बोलते हैं एफसीसी। एफसीसी तो बोल दिया, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या क्यूबिक क्लोज पैक। क्यूबिक क्लोज पैक। और क्यूबिक क्लोज पैक को हम क्या बोलेंगे? सीसीटी। हम एफसीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वही हमारा सीसीटी का ही होता है, दोनों एक ही चीज। और थर्ड में हम लेते हैं जिसका नाम है हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। हम लोग इसका स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में देखें तो पूरा उसका डिटेल्स पढ़ेंगे। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब चलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे। तो अब हमारा फेस सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें होगा हमारा सिंपल प्रिमिटिव यानी क्यूबिक यूनिट सेल। पहला होगा हमारा फर्स्ट नंबर पे सिंपल और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ध्यान देंगे इस पे। हम पहले इसका एक सेल क्यूबिक यूनिट सेल का एक हम डायग्राम बनाना चाहेंगे। उस डायग्राम से हमें बहुत कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। तो चलिए हम डायग्राम बहुत बार बना चुके हैं, आप भी प्रैक्टिस करते रहना, बनाते रहना। इसका कितना मजा आता है बनाने में। हम एक क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे और मैंने क्यूब के लिए चलो यहाँ पे क्योंकि सिंपल एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल देख रहे हैं तो इसमें हमने यहाँ पे चलो एक मैंने क्यूब की रचना कर ली। बन जाओ मेरी। ओके चलो मैंने यहाँ पे बना दिया। नेक्स्ट में अब आप लोग का काम है क्या करना है। बहुत कुछ हमने कर लिया और यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग इसको मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं और इसको जेड मान लेते हैं। या ऑरिजिन थोड़ा सा इसको रुखसत करते हुए यहाँ पे ऑरिजिन ओ। अब ये क्यूबिक यूनिट सेल है। तो ऐसा सिंपल क्यूबिक अभी हमें पता नहीं कि सिंपल क्यूबिक है, सिर्फ मैंने क्यूबिक यूनिट सेल बनाया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के कुछ रूल होते हैं, कुछ यहाँ पे उसके एप्लीकेशन होते हैं, उसको भी ध्यान देंगे। कुछ उसके बातें होते हैं उसको भी देखेंगे। तो क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमारा A = B = C हमें बिल्कुल पता है। A = B = C हमें पता है। और अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री होते हैं, ये हमें बिल्कुल पता है। अब चलिए क्यूबिक यूनिट सेल की बात क्या होती है। क्यूबिक यूनिट सेल की बात होती है, ऐसे एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखा हुआ है, वहां से डेफिनेशन देख सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ नॉर्मली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता हूँ, डेफिनेशन आप वहां से लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, सबसे पहला इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में कि सभी एटम्स होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, सभी एटम्स जो होते हैं कॉर्नर पे मौजूद होते हैं, ओनली एंड कॉर्नर पे। तो ऑल एटम्स प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के ऑल कॉर्नर पे मौजूद होंगे, जितने भी कॉर्नर होंगे सब पे मौजूद होंगे। तो यहाँ टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, हमने स्टडी किया है कि टोटल क्यूबिक क्या कॉर्नर होते हैं 8, यानी 8 कॉर्नर पे मौजूद होंगे, यानी सभी एटम, बाकी और कोई जगह नहीं।
और कॉर्नर पे होंगे। तो इसके देखते हैं कि सभी एटम को मैंने कॉर्नर पे रख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे एक एटम है, एक यहाँ पे एटम है, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सब जगह मैंने एटम को यहाँ पे रख दिया। टोटल 8 कॉर्नर और 8 जगह मैंने रख दिया एटम। ओके, अब बात कर लेते हैं इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट ये भी है कि सभी कॉर्नर पे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सभी कॉर्नर पे होते तो कितने एटम होते, और इसमें भी पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। अब हम चलते हैं, ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट है कि सभी एटम जो होते हैं कॉर्नर पे होते हैं, और कभी भी कोई क्यूबिक यूनिट सेल में अगर सभी एटम सिर्फ कॉर्नर पे हो उसे हम बोलते हैं सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। फिर से सुनेंगे कि अगर कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल में अगर सिर्फ और सिर्फ एटम सिर्फ कॉर्नर पे हो, सिर्फ कॉर्नर पे हो, तो वो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, यानी ये सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब चलते हैं एटम के बारे में। नेक्स्ट में इसके बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहला नंबर कॉन्सेप्ट क्या, अगर हमें निकालना है कि टोटल, अगर इसका निकालना है, इसके बारे में पूरा स्टडी करना, तो फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि पहला टोटल नंबर ऑफ एटम इन क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इन एससीसी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, जिसको हम एन से इंडिकेट करेंगे। फिर से सुनेंगे, अगर कोई पूछ दिया कि इसमें 8 एटम है, तो बताओ क्या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम होते हैं? यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? आपके माइंड में आ रहा है कि 8 कॉर्नर पे तो 8 हो जाते होंगे। नहीं, यह बिल्कुल गलत है, 8 नहीं होते। और वही को निकालने के लिए सॉरी, यहाँ एन ने इसको जेड से इंडिकेट करते हैं, एन ने जेड से इंडिकेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम को निकालने के लिए जेड से इंडिकेट किया जाता है। तो अगर हम इसमें जेड की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। हमें पता है कि एक एटम जो मौजूद है एक कॉर्नर पे, दूसरा दूसरे कॉर्नर पे, तीसरा तीसरे कॉर्नर पे, ठीक है, ये हमें पता है। सपोज दैट मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलते हैं, अगर ये कॉर्नर को मान के चलते हैं, तो ये कॉर्नर को मान के चलते हैं, यहाँ पे हमारा इसके ऊपर भी हमारा एक क्यूब होगा, यहां से देखेंगे, एक इस डायरेक्शन में भी क्यूब होगा, एक पीछे भी इसका क्यूब होगा। अब चलते हैं इस बात को, अगर मैंने इस कॉर्नर को माना है, इस कॉर्नर को माना अगर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अगर कोई एटम मौजूद है तो एटम कैसा होता है? स्फेरिकल, इस तरह से एटम होंगे। तो कुछ पार्ट तो इसके अंदर आएंगे, लेकिन कुछ पार्ट तो बाहर जाएंगे ना। कितने पार्ट इसके अंदर आते हैं वो देखना है। अब हमें देखना है कि सपोज दैट ये एक हम मान लेते हैं, हम एक कमरे से, और जो कमरा आपके यहाँ दिखाई दे रहा है वो कमरा को मान लो, और एक कॉर्नर को देखो, आपके छत के ऊपर कोई कॉर्नर होता है, उसको कॉर्नर को मेजर करो, कॉर्नर को मेजर करो। तो अब ध्यान देना है कि उस कॉर्नर को एक बार में माइंड से सोचो वो कितने रूम से शेयर हो सकता है। जैसे इस कॉर्नर को माने तो इस कॉर्नर कितने क्यूबिक यूनिट सेल से शेयर हो सकते हैं, उसको कॉन्सेप्ट को लेना है। मान लो कि आपका घर का कॉर्नर, सपोज दैट ये घर का एक ये रूम, ये हमारा कॉर्नर ले लिया, और ये घर का आपका रूम है, ठीक है, इसको समझना था। ये घर के आपका रूम है। अब ये कॉर्नर को आप देख रहे हैं, तो ये कितने रूम से शेयर हो चुका है? आपके इस बाजू में ये रूम से शेयर हो ही रहा है जहां पे आप मौजूद हो, इसके बाजू वाले रूम से भी शेयर हो रहा है, इसके बाजू वाले रूम से भी शेयर हो रहा है, और आपके बाजू वाले एक और रूम से शेयर हो रहा है। यानी ये जो कॉर्नर है टोटल 4 रूम से शेयर हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, अगर आपके ऊपर एक और फ्लोर हो, इस घर के ऊपर एक और फ्लोर हो, इस घर के ऊपर एक और हो, इस घर के ऊपर एक और हो, क्योंकि ये तो चारों तरफ से गिरा होगा ना, 4 में 6 तरह से अलग अलग तरह से ये गिरा होगा पूरा। उसी तरीका से ये भी हमारा एक ये कॉर्नर को माने तो इसके ऊपर एक और बिल्डिंग, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, यानी इसके ऊपर एक और क्यूब रखे, ये तो नीचे 4 से शेयर होगा, तो ऊपर भी कितने से शेयर होगा? 4 से शेयर होगा। तो ये कॉर्नर कितने पार्ट में शेयर हो चुका है? नीचे 4 रूम से और ऊपर भी 4 रूम से, क्योंकि इसके ऊपर होगा तो उससे भी एक कॉर्नर शेयर होगा, इसके ऊपर होगा उससे भी एक कॉर्नर शेयर होगा, इसके ऊपर होगा उससे भी कॉर्नर शेयर होगा, इसके ऊपर होगा उससे भी कॉर्नर शेयर होगा। यानी ये जो है, ये जो कॉर्नर है अब और किससे शेयर नहीं करेगा, इतने ही रूम से शेयर करेगा। टोटल कितने रूम से? 8 रूम से शेयर करेगा। यानी पहला रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम, चौथा रूम। इसके ऊपर जो आएगा वो कितना होगा? ये मान लेते 5वां, और फिर 6ठा, फिर इसके बाद 7वां, फिर 8वां, टोटल 8 रूम से शेयर हो सकता है, इससे ज्यादा।
तो चलिए ये हम कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे, इसको मैं रब कर देता हूं। यानी अब हम बोल सकते हैं कि अगर ये जो कॉर्नर है वो टोटल, यहाँ पे जो एटम है वो टोटल 8 रूम से शेयर करेगा, तो अपने में कितना से शेयर करेगा? जैसे कि मैंने यहां बताया था ये टोटल 8 से शेयर कर रहा है, तो अपने में कितना होगा? 1/8। यहाँ भी 1/8, 1/8, 1/8, इसके ऊपर भी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, यानी टोटल 8 से। तो हमारा ये पार्ट को ध्यान देगा कि कितने से शेयर होगा? 1/8, यानी इसमें 1/8 पार्ट ही मौजूद है। तो यानी यहां पे जो एटम्स होंगे, इसके पास कितने एटम्स होंगे इस क्यूब के अंदर? 1/8। जब वहां पे 1/8 है तो आपको ध्यान देना है, ये भी तो ऐसा ही जुड़ा हुआ, तो ये भी 1/8, 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 ये भी 1/8 एंड ये भी 1/8। जितने भी हमारा कॉर्नर पे एटम्स होंगे 1/8 से शेयर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है? ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। वन कॉर्नर एटम शेयर 8 cubic unit cells, cubic unit cells, 8 cubic unit cells. Then one corner, then one corner contains 1/8 parts of atom. एटम के 1/1 पार्ट को अपने पास रखते हैं। अब हम टोटल नंबर ऑफ एटम निकालते हैं, और तो कहीं एटम नहीं, सभी कॉर्नर पे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, यानी जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो जेड इक्वल टू क्या होगा? टोटल क्या होता है? नंबर ऑफ एटम एट वन कॉर्नर और इनटू 1/8, सॉरी इनटू नंबर ऑफ कॉर्नर, सॉरी फॉर दैट, नंबर ऑफ कॉर्नर। ध्यान से देखेंगे, एक कॉर्नर पे कितना आइटम है वो देखेंगे, और टोटल कॉर्नर, एक कॉर्नर पे इतना है तो दूसरे पे भी इतना होगा। एक कॉर्नर पे इतना है तो हम क्या लिखें? नंबर ऑफ एटम एट वन कॉर्नर। एक कॉर्नर पे कितना है? 1/8। और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं वो, इससे ज्यादा तो और कोई एटम नहीं है। हमारा क्या होगा? वन कॉर्नर पे कितना है? 1/8 और इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? 8। हाँ, तो यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ एटम एट वन कॉर्नर 1/8 और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8, तो हमारा 8 कैंसल, यानी 1। अब HCC की बात करेंगे, HCC में हमारा जेड की वैल्यू जो होती है, हमारा क्या होगा? जेड इन जेड इन HCC में कितनी होती है? 1 वैल्यू। ये हमें पूरा से याद रखना है। यानी अगर टोटल नंबर ऑफ एटम अगर क्यूबिक यूनिट सेल में देखा जाए तो कितने होते हैं? 1, एक से ज्यादा नहीं। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखें। अब इसके बारे में रेडियस के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम अगर नेक्स्ट पे चलते हैं, फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, कितने होते हैं? 1। ये हमें हमेशा याद रखना है कि जेड की वैल्यू हमें यहां से प्राप्त हुआ कि सबसे पहले एक नंबर में हम लोग देखा जेड की वैल्यू यहां से क्या प्राप्त हुआ? 1 होता है। सेकेंड में चलेंगे इसका रेडियस के बारे में, सेकेंड में चलते हैं इसका रेडियस के बारे में। रेडियस के बारे में चलता है, रेडियस क्या क्या होता है? चलो अब रेडियस के बारे में देखते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट भी हैं, इसका रेडियस कैसे निकालें। हमें ये रेडियस निकालने से पहले इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि अगर ये जो एटम्स में दिखाई दे रहे हैं, या हमारा अगर कोई भी एक मैंने एज लेंथ ले लिया, सपोज दैट ये एज लेंथ को मैंने मेजर किया, ये एज लेंथ को ले लिया, ये एज लेंथ लिया, और यहाँ पे जो एटम्स मौजूद है, ध्यान से देखना ये एटम्स कैसे मौजूद होते हैं, आपस में टच में होते हैं। यहाँ दूर दूर मैंने दिखा फ्रेश डायग्राम के लिए, लेकिन रियली में ये आपस में ऐसे टच में होते हैं। एटम्स यहाँ पे और दूसरा एटम यहाँ पे, आपस में ये टच में होते हैं बिल्कुल। हाँ, इस तरह के ये डायग्राम को बिल्कुल यहाँ पे ये टच में होंगे। अब आप सोचिए, अब ये आपस में टच में है तो यहाँ वाले आपस में टच में, तो ये भी तो टच में होंगे, यानी इसके नीचे भी जो बनेगा वो भी टच में होगा, ये भी टच में होंगे। अगर रेडियस निकालना है तो मैं देखेंगे रेडियस के लिए हम क्या करेंगे। ये हमारा बात है कि ये हमारा एटम्स है, तो इनका रेडियस ये r होगा।
ये आर होगा, ये एटम है तो यहाँ इनका रेडियस क्या होगा, ये आर। लेकिन यहां से यहां तक क्यूबिक सेल की बात कर लेते हैं, यहां से यहां तक कि इसको ये एज लेंथ है, वैल्यू क्या होगी, ए। क्या हुआ, हाँ तो आप देखेंगे ये रेडियस है, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका ये रेडियस में हमारा क्या होगा कि जब आपस में टच होंगे तो ये आर आर है, और यहां से ये मैंने क्यूबिक का एक लेंथ एज लिया था, और एज क्यूबिक के लिए मैंने बताया था ए बी सी सब बराबर होते हैं, तो ये यहां से यहां तक ये लेंथ क्या होगी, ए, ये भी हमारा ए हो जाएगी, तो ये यहां से यहां तक ए है, इसको हमारा दोनों रिलेशन निकल सकता है बिल्कुल, ए इक्वल टू कितना होगा, 2r, यानी एज लेंथ जो होगा रेडियस के दुगना होगा, जितना रेडियस होगा रेडियस को दुगना करेंगे तो हमारा एज लेंथ निकलेगा। तो यहां कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि मैं क्या कह रहा है कि इसमें ऑल एटम्स अटैच टू ईच अदर, दूसरे से एक दूसरे से अटैच होंगे, सटे हुए रहेंगे, जो आपस में टच में रहेंगे, जिसके कारण इनका रेडियस निकालना काफी इजी हो जाएगा। अब इजी हो जाएगा जिसके कारण ये रेडियस हमारा a इक्वल टू 2 आ रहा है। बस इतना से ज्यादा, इसके आगे अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो बुक में दिया है, एनसीईआरटी बुक में आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, इसमें क्या डिफिनेशन दिया है रेडियस का, लेकिन इतना समझ ले कि रेडियस की वैल्यू जो होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारा क्या होगा, उसके रेडियस की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू 2r। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, जहां पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ से, जिसका नाम है थर्ड में डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बिल्कुल आप लोग जानते हैं, डेंसिटी कहते किसको, डेंसिटी किसको कहेंगे, हमारा डेंसिटी कहेंगे हमारा फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर ये क्यूबिक यूनिट सेल की अगर डेंसिटी निकाला जाए तो कितना होगा, तो ये भी होगा मास अपॉन वॉल्यूम। हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू सबको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू जो होती है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमें बिल्कुल पता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन ये बताइए कि मास तो होता है, लेकिन किसका मास लेंगे, जो एटम होगा उसी का मास लेंगे ना, जो एटम होगा उसी का मास लेंगे। और वॉल्यूम किसका लेंगे, एटम का वॉल्यूम नहीं लेंगे, क्योंकि हम क्यूबिक का वॉल्यूम लेंगे। क्यों, क्योंकि जो ये एटम है किसके अंदर है, क्यूब के अंदर है, क्यूब के शेप में है, क्यूब के शेप में है, और हमारा उसी का हम क्या लेंगे, उसी का क्या लेंगे, हम वॉल्यूम लेंगे। क्योंकि वॉल्यूम किसका लेंगे, हम पूरे एटम का, एटम स्फेरिकल है, उस स्फेरिकल के शेप में नहीं है, यहाँ पे एटम वन है लेकिन वो कट करके बाद में है, क्या सा शेप में है, हमारे क्यूबिक के शेप में, तो इसलिए वॉल्यूम क्यूबिक वाला लेंगे और मास किसका लेंगे, एटम का। तो यहाँ डेंसिटी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ एटम, एटम का, यानी एटॉमिक मास, एटम का मास कैसा होगा, जो हमारा एटॉमिक मास लेंगे, एटम जैसा होगा उसका मास, हाइड्रोजन है, सॉरी मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का मास, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का मास जैसा हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो मास ऑफ, यानी हम इसको बोलेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 निकाला, यहाँ पे एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम सिंपल फिजिक्स में 1 आता, अगर 2 आता तो क्या करते, तो जितना एटॉमिक मास होता है उससे 2 से इंटू करते, यानी एटॉमिक मास निकाले और इससे किससे इंटू होगा, जेड से इंटू होगा, अपॉन वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम किसका होगा, क्यूबिक यूनिट सेल का, तो क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, एक, ये तो हमारा डेंसिटी हुआ। लेकिन एक बात ध्यान दें, हमें इसमें एटम की संख्या कितनी है, 1 लेते हैं। अगर एटॉमिक मास अगर मान लेते हैं किसका, अगर एटॉमिक मास मान लेते हैं कार्बन का 12 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, बिल्कुल 12 होता है, हम जानते हैं। लेकिन कितने कार्बन का होता है, कितने कार्बन का होता है, 1 मोल कार्बन एटम का होता है। ये कितना होता है, 12 तो होता है, लेकिन 1 मोल कार्बन एटम का होता है। अगर एक कार्बन का बात करें तो एक कार्बन का कितना होगा, जितना कार्बन का एटम का मास है अपन उसके डिवाइड कर देंगे वो 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12, 1 मोल कार्बन एटम का मास। तो एक 1 मोल का मतलब कितना होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। कार्बन एटम का मास कितना होगा हमारा, 12। तो एक एटम का मास कितना होगा, 12 अपॉन हमारा क्या होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये होगा एक एटम का मास, एक कार्बन एटम का मास। हमें वही एक ही के बारे में बात करना है। ये जो हमारा मास, एटॉमिक मास है, वो किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, ये किसके लिए होगा, टोटल 1 मोल कार्बन के। लेकिन हमारा 1 मोल कार्बन थोड़ी इसके अंदर है, एक ही कार्बन एटम है। तो उसके लिए हमारा क्या होगा, अगर हम कोई एलिमेंट का मानते हैं तो बस हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला ये हमें ध्यान में रखना होता है कि
मास ऑफ वन कार्बन एटम, सॉरी मास ऑफ वन एटम इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास अपॉन क्या होता है हमारा Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। यहां पे भी हमने एटॉमिक मास निकाला, एक जितना कार्बन होगा उसके जितने हमारे एटम्स होंगे उससे इंटू कर लेंगे, हम एक की बात कर रहे हैं और इंटू क्या हो जाएगा हमारा नीचे n। तो ये हमारा डेंसिटी यानी डी की वैल्यू। तो डेंसिटी का निकालने का बहुत ही इजी है। डेंसिटी निकाल कैसे सकते हैं, डेंसिटी कैसे निकालेंगे, अगर इसका निकालना होगा तो डेंसिटी के लिए हमें क्या करना है, मास अपन वॉल्यूम, मास किसका, एटम का मास, और एटम के लिए एक की बात करेंगे, दो की बात करेंगे, वो कौन तय करेगा कि जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू जितनी होगी वहां जेड लिख देंगे यहाँ पे। और एटम में जैसा एटम होगा, अगर वहां जो एटम की बात करें सल्फर है, कार्बन है या जैसा है, तो उस एटम का मास लिखेंगे। अब एक एटम का मास निकालना तो एटॉमिक मास अपन Na, एटॉमिक मास अपन Na, और हमारा वॉल्यूम किसका लेंगे, वॉल्यूम लेंगे क्यूब के सेट में कट गया तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, ये हमारा डेंसिटी हो गया। हाँ, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं जेड की वैल्यू मैंने निकाला था वो कितना था, 1। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड में क्या निकाला था, रेडियस की वैल्यू A इक्वल टू 2r रिलेशन आ गया था, ये हम चेक किए थे। और तीसरा में हमने निकाला था डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई थी, डेंसिटी की वैल्यू जो हमारे आई थी क्या था, जेड इंटू एटॉमिक मास नंबर को m से लिख सकते हैं, m0 से, जो भी हमारा एटॉमिक मास नंबर होगा m0 इंटू AQ मतलब हमारा उसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक मीटर, और इंटू Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, इससे हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। चौथे पे चलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं यानी PF। अब बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। अब बात आती है कि पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, नाम से ही पता चल जाता हो तो पैकिंग करना। एक मिनट, चलिए नाम से पता चलता पैकिंग। अब पैकिंग का मतलब क्या है, उसका डिफिनेशन बुक में अच्छे से दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग बुक रीड करें, एनसीईआरटी बुक रीड करें, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए 11th 12th के लिए बहुत बेस्ट बुक है। इसलिए इस बुक में आप इसका डिफिनेशन बिल्कुल जैसे समी या लिखा देते, उससे कोई मतलब नहीं, आपको बुक में यहाँ पर रीड करना, रीड करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। मैं यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, वो कैसे, आपको खाली बुक में डिफिनेशन याद करना। तो अब बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को, कितना पैक हुआ, इसके अंदर जो एटम है, कोई भी चीज अगर कोई पैक होगा, मान लो आपके पास सूटकेस है और आपने पूरे सूटकेस में अपने कपड़ा डाल दिया, तो क्या 100% वो भर जाएगा, नहीं, कहीं ना कहीं तो वो जगह खाली होगा, कहीं ना कहीं जगह वो खाली ही होगा। उसी तरीका से ये एटम पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो कोई ना कोई जगह तो स्पेस खाली होगा, जितने भरे होते हैं उस क्यूबिक सेल के पैकिंग फ्रैक्शन कहे जाते हैं, और जितने खाली होते हैं उसको बोलते हैं वाइड मतलब रिक्त स्थान, खाली। अब हम चलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। इसको समझने के लिए, अब समझने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बनाने के लिए आपको दिमाग में, आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं फॉर्मूला समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लो कि सानवी घर पे रहती है और उसके बड़े भैया अगर मान लो कि शहर में पढ़ाई करते हैं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, वो वापस कहीं आने वाले, तो पूछी कि मेरे लिए क्या लेकर के आ गए, बोला कि मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है, इतना बड़ा बैग है उसके मेरे पास, उसके भाई के पास, वो मान लो कि शहर से घर आ रहा है। सानवी बोले क्या कि अच्छा आपके पास एक बैग है ना, एक काम कीजिए मेरे लिए एक टेडी बियर लेकर आइए। तो बोला कि अच्छा टेडी बियर, कितना बड़ा टेडी बियर चाहिए, उसने बोला आपके हाइट इतना, और उसको बैग में डालकर लेकर आएंगे, 6 फीट हाइट है, आप 6 फीट का टेडी बियर लेके आएगा, लेकिन उसको अपने बैग में डाल के लेके आएगा। ये पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉक्स हमारा इतना बड़ा है, इसमें 6 फुट का हम टेडी बियर नहीं डाल सकते। तो आप सोचे क्यों नहीं डाल सकते भाई, क्या दिक्कत है? क्योंकि वहां पे एक ही दिमाग में आता है कि बॉक्स का जो वॉल्यूम है और टेडी बियर का वॉल्यूम है, हमारा दोनों का बहुत डिफरेंस है। बॉक्स के अंदर वही चीज आ सकता है जो कि जिसका वॉल्यूम बॉक्स से कम होना चाहिए, लेकिन टेडी बियर का वॉल्यूम तो बहुत बड़ा है, तो आ नहीं सकता। उसी तरीका से बॉक्स के अंदर हम टेडी बियर को नहीं रख सकते। यानी कभी किसी का अगर पैकिंग देखना है, अगर बॉक्स है इतना बड़ा, आपके पास बक्सा है या आपके पास सूटकेस है, तो उसका हमें उस चीज सूटकेस के अंदर वही चीज रखेंगे जिसका वॉल्यूम सूटकेस से कम होगा। अब देखेंगे कि उसमें पैक कितना हुआ। तो पैक करने के लिए मान लो कि उसमें मैंने बहुत सारा क्या रख दिया, सपोज दैट मैंने बहुत सारा मिट्टी रख दिया बॉक्स के अंदर, बक्से के अंदर मैंने सूटकेस के अंदर मिट्टी रखा।
तो मिट्टी उतना ही आ सकता है जितना हमारा वॉल्यूम बॉक्स का होगा, उससे कम वो वॉल्यूम होगा वही की जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो एक बात ध्यान दें। और पैकिंग की बात करें तो अगर मान लो कि पूरी तरीका से भर गया, पूरी तरीका से भर गया मिट्टी, तो हमें 100% पैकिंग कहलाएगा। लेकिन अगर हाफ भरे तो 50%, उससे भी हाफ भरे तो 25%, यानी वही परसेंटेज निकालने की यहाँ बात कहा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन को शॉर्ट में पीएफ चलो मैंने ले लिया, तो निकालेंगे कैसे, कितना परसेंट भरा हुआ? हम किसके अंदर रख रहे हैं? बॉक्स के अंदर। यानी अब यहां पे हम बात करते हैं क्यूबिक का। ये एटम किसके अंदर है? क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, यानी क्यूबिक के शेप के अंदर है। यानी वॉल्यूम किसका ज्यादा है, एटम का या क्यूबिक का? तो क्यूबिक का वॉल्यूम ज्यादा, उसके अंदर निकाल। तो जिसका होता है वॉल्यूम ज्यादा उसको फॉर्मूला में नीचे रखेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए नीचे रखेंगे, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है? क्यूबिक का। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? क्यूबिक यूनिट से। चलिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट से। ओके, अब देखते हैं अब किसका वॉल्यूम, किसको अंदर रखें? एटम का। तो एटम का भी वॉल्यूम होता है। एटम जो होगा, एटम का वॉल्यूम हमारा कैसा होता है? स्फेरिकल। तो हमारा किसका होगा? वॉल्यूम ऑफ, किसको रख रहे हैं? एटम को। तो वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम होंगे। कितने एटम है ये भी ध्यान देना। एटम की संख्या इसमें 1 आया है, हर जगह 1 थोड़ी होगा, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 6 ऐसे होता है। तो यहाँ पे इंटू किससे करेंगे? जेड। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इंटू जेड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट, इसी चीज को तो रखे गए, और इसको परसेंट में निकालना है तो इंटू 100। ये होगा पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। यानी ये क्यूबिक यूनिट सेल में कितना परसेंट ये एटम भरा हुआ, एटम की संख्या जितना होगा वो, और वो परसेंट में निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये एटम का वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम हमारा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है हमारा? बहुत ही सिंपल है। क्या एटम स्फेरिकल होता है? तो 4/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल। और वॉल्यूम ऑफ एटम तो इतना हो गया। और हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पता है, क्यूबिक यूनिट सेल यानी एचसीसी की बात कर लेते हैं। तो हमारे क्या होगा? एक क्यूब, क्योंकि सब तो क्यूब की तरफ ही है। तो एक क्या वैल्यू क्या होता है? सब ए और बी सी बराबर है। तो ए इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लेकर के हमारा एक क्यूब आ गया। अब यहाँ पे सब वैल्यू को पुट कर लेते हैं। जेड, पैकिंग फ्रैक्शन किसका निकालते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम एचसीसी का, ठीक है, सिंपल क्यूबिक का। तो जेड की वैल्यू यहाँ से देख लो कितना है? 1 रख दिया। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना का? 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने रख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम हम चेक कर लेंगे। क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है? एक क्यूब इंटू 100, ये होगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 4/3, 1 इंटू 4/3 तो 4/3 हो जाएगा, इंटू क्या होगा? पाई, और आर क्यूब, और अपॉन नीचे क्या होगा? ए का क्यूब, और इंटू 100। अब चेक करो, हमें एक रिलेशन और भी पता है, ए इक्वल टू 2r। ए इक्वल टू 2r हमें पता है कि ए की वैल्यू जो होती है, यहाँ पे रखेंगे ए इक्वल टू 2r है, तो हम क्या करेंगे? ए की जगह हम 2r रख सकते हैं। जब ए की जगह 2r रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू ए की जगह पे क्या रखेंगे? 2r, तो 2r का क्यूब, और इंटू क्या हो जाएगा हमारा? 100। जब ये वैल्यू को और देख लो तो 4 यहाँ पे क्या होगा? 4 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 का क्यूब कितना होगा? 8 इंटू आर का क्यूब यहाँ हो गया, और इंटू 100। आर हम इसलिए रिलेशन निकाले क्योंकि आर वैल्यू कट हो जाएगी। 4 2 जा ये कट हो जाएगी, उसके बाद 3 2 जा 6 हमारा होगा, और तब हमारा वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 100 इंटू पाई अपॉन हमारा क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? 6। ये तो वैल्यू हमें, ये तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है कितना होता है? पाई के 3.14। यहाँ पे लिख सकते हैं 100 इंटू 3.14 अपॉन 6, और हम इसको कट करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या आएगा? 52.4%। कट करेंगे तो 52.4%, यानी पैकिंग फ्रैक्शन आ गया किसका? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 52.4%। यानी कितना परसेंट ये भरा हुआ है? अब बताइए 52.4% भरा है तो खाली कितना है? अगर 100% मान लेते हैं, 100% यहाँ मान के चले थे, तो 100% मान लेते तो खाली कितना होगा? तो खाली कितना होगा हमारे? यानी खाली को हम क्या बोलते हैं? इसमें वाइड, वाइड मतलब रिक्त स्थान। खाली कितना है? तो 100 माइनस, यहाँ पे 100 माइनस 52.4% कर लेंगे, वो हमारा आंसर आ गया। माइनस कर लेते हैं आसानी से।
नेक्स्ट में देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो भी देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी डिफिनेशन बुक में है, बहुत अच्छे से बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, आप डिफिनेशन वहां से लिख सकते हैं, मैं समझा देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अगर किसी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो उस एटम से कितने दूसरे एटम टच में है वो देखो। अगर मान लीजिए कि यहां पे कोई एटम ये है, ए एटम है, तो इससे एटम में अगर ये टच में, ये टच में, ये टच में और एक यहां, तो मैं इसका कोऑर्डिनेशन एक यहां पे, तो हमारे देख लेते इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन होगा, 1 2 3 4। ये तो नहीं है क्योंकि ये टच में है, तो टच में आएगा इस एटम के साथ, ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 4। यहाँ पे अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देकर के देखा, उसी तरीका से क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर चेक किया जाएगा तो कितने होंगे, बहुत इजी है निकालना। मैं उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे उसका डिफिनेशन आप लोग एनसीईआरटी बुक से देख के लिख लेना, मैं समझा दे। कोऑर्डिनेशन मतलब नेबरिंग एटम जो होते हैं, नंबर ऑफ नेबरिंग एटम कितने होते हैं किसी भी एटम का, और इसका नेबरिंग एटम कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसके कितने होंगे, सबका एक ही जैसा होगा, एक ही होगा, किसी एक एटम का निकालेंगे बाकी का भी निकल जाएगा। तो इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। मैं यहाँ पे एक मैंने क्यूब बना लिया और जस्ट मैंने यहाँ पे क्यूब बना के एक एटम को मैंने मान लिया कि यहाँ पे चलो ठीक है, एक एटम को लेके चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक एटम ले लिया, बहुत अच्छे से समझना है थोड़ा। और मैंने बताया पहला ही कॉन्सेप्ट था जब रेडियस निकाले थे कि सभी एटम आपस में टच में होते हैं, जो भी एटम इसके पास होगा। तो आप देखिए इसके टच में कौन कौन से एटम आएंगे, ध्यान देखना है। इसके टच में ये एटम्स है, इसके टच में कौन कौन से एटम आएंगे ये भी ध्यान में रखना। चलो मैंने इसको सेव कर लिया थोड़ा, और इसको ध्यान में रखना इसके टच में कौन कौन से एटम आएंगे। तो पहला ये तो इधर वाले या सामने वाले भी एटम से टच में होगा, तो नंबर 1 सबसे पहले कौन सा होगा, नंबर 1। एक इधर वाले एटम से भी टच में होगा, एक हो गया, इधर वाले एटम से भी टच में होगा तो होगा 2, और एक नीचे भी है, इधर वाले एटम से भी तो टच में होगा, तो नंबर कितने होंगे 3। तो आप सोच रहे 3 नहीं, ये तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में टच है। अब ये तो पार्ट दूसरे क्यूबिक यूनिट सेल का भी है ना, यानी इसके बाजू में एक और क्यूबिक यूनिट सेल आएगा इधर पीछे, बढ़ते जाते हैं इधर। अगर इसके बाजू में एक और आएगा, इससे भी तो टच में होगा, इसके ऊपर भी एक और आएगा, इससे भी तो टच में होगा। यानी अगर ये एटम है तो इसके बाजू में क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो इससे भी टच में होगा। उसके बाद कहा इधर टच हुआ तो पहले तो 1 या 2 या 3, इधर टच हुआ तो कितना हुआ 4, इस साइड भी इसके पीछे वाला से भी टच में होगा तो कितना होगा 5, और इधर भी टच में होगा तो कितना होगा 6। बहुत आसान है समझने के लिए। अगर मान लेते हैं कि ये आपका कमरा है, यहाँ पे ये कॉर्नर है, ये आपका कमरा है, तो ये एटम किससे, ये भी आपस के, ये बड़ा सा एटम है तो ये भी इसमें आपस में है, तो ये पहले इधर से टच में होगा, 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 टोटल कितना होगा, टोटल कितना हुआ 4 हुआ। अब तो और कहां से आएगा, और भी देखेंगे, इसके ऊपर तो एक और एटम होंगे ना, इसके ऊपर तो एक और, अगर ऐसा आएगा इसके ऊपर आएगा तो इससे उससे भी टच में होगा, और इसके नीचे भी उससे टच में होगा, और किसी से टच में नहीं हो सकता, इसके ऊपर नीचे, और ये 4 संबंध, तो 4 और 2 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर उससे ज्यादा नहीं होगा, बल्कि 8 रूम से शेयर कर रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 6 होगा। यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहाँ से चेक करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 एंड 6, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, ये था क्यूबिक यूनिट सेल की बात है, कुछ जहां तक हमने कैलकुलेशन किया, और भी चीज के बारे में देखेंगे।